अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटैक्स की साइंस की क्लास 7 की बुक देख रहे हैं और उसमें आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले ही चैप्टर है, उसका सेकंड टॉपिक है। और हमारे साथ आज इस क्लास में शामिल हैं अरवा बाजी, सुमैया बाजी, एहतशाम भाई और अब्बास भाई। और उसके अलावा ऑनलाइन बच्चों में जो मौजूद होंगे वो होंगे आयशा फ़ज़ल और अनाबिया फ़हद। और उसके अलावा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे साथ होंगी, मैं होंगी जनाब आयशा नवीद। तो शुरू करते हैं इन सब के साथ। ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने के निज़ाम को कहते हैं। तनफ़ुस, तनफ़ुस नफ्स, सांस लेना। इत्तिशाम भाई, रेस्पिरेशन में क्या होता है? थोड़ी सी हम डिस्कशन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। डू यू थिंक वाइल यू आर स्लीपिंग यू प्रॉब्ली डोंट नीड एनर्जी? क्या आपको ऐसा लगता है जब आप सो रहे होते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती? ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका पूरा जिस्म अपने बहुत सारे फंक्शंस कर रहा होता है, तो वो एनर्जी से ही करेगा ना। सांस चल रहा है, दिल धड़क रहा है, खून दौड़ रहा है, दिमाग चल रहा है। When we consider ourselves, we only link the word energy with doing exercise, playing games, etc. अपने बारे में हम जब सोचते हैं तो एनर्जी का लफ्ज़ हम सिर्फ खेल कूद या एक्सरसाइज के साथ जहन में हमारे होता है। योर बॉडी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क वाइल स्लीपिंग। सोते वक्त भी जिस्म बहुत से काम कर रहा होता है, मसलन लाइक ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल एक्सेट्रा। ऑल दीज प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी। मिसाल के तौर पे हम सोते हुए सांस ले रहे होते हैं, दिल धड़क रहा होता है, खाना अपनी जगह से एक जगह दूसरी जगह जा रहा होता है। एलिमेंट्री कैनाल पूरी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी कैनाल है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी मुंह से लेकर और नीचे रेक्टम तक। ऑल दीज प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी। ये सब कामों के लिए एनर्जी चाहिए। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम से करते हैं। पिछली क्लास में आप ये सीख चुके हैं। और यू हैव ऑल्सो स्टडीड द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। पिछली क्लासों में क्लास 5-6 की किताबों में आप ये देख चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी यहाँ दोबारा डिस्कस हो जाएंगे। नाउ यू विल स्टडी द मैकेनिज्म रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब आप देखेंगे कि इंसानों में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, सांस लेने का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अब व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ रेस्पिरेशन अकर्स? इत्तिशाम भाई, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इत्तिशाम भाई, बायोकेमिकल का क्या मतलब होगा? बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब लाइफ, बायो का मतलब जिंदगी, और केमिकल का मतलब केमिकल्स। जिंदगी से मुताल्लिक जो केमिकल्स हैं, इंसान के जिस्म के अंदर जो केमिकल्स के साथ जो भी कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, इंसान के जिस्म के अंदर अगर HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो बायोकेमिकल होगा। इंसान के जिस्म के अंदर अगर एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स हो रहे हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो बायोकेमिकल होंगे। ठीक है, जैसे कि फेफड़ों में भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। जिंदगी के साथ, जिंदा चीज़ों के साथ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे कि जिंदा हमारा खून एक केमिकल को एक्सचेंज करता है, वो कौन सा? ऑक्सीजन रिसीव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस करता है फेफड़ों में जाके, तो बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन हम लेके जाते हैं खून के जरिए से सेल्स तक, सेल्स में वो उस ऑक्सीजन का जाके क्या हो रहा होता है? उस ऑक्सीजन की मदद से जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाए थे जिनसे एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर, कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें ग्लूकोज शामिल है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल की जा रही होती है और ऑक्सीजन की मदद से उसको एक तरह से जलाया जा रहा होता है। हमारे जिस्म का एक एक सेल जो है, हमारे जिस्म का एक एक सेल जो है उसमें क्या होता है? उसके अंदर खून पहले कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचाया हुआ होता है, खाने की सारी चीज़ें ले जाके, मैंने बताया था कि इस तरह से छोटी आंत में से खाना लेकर खून सब जगह पहुंचा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स पूरे जिस्म में पहुंचे हुए हैं एनर्जी के लिए। उन कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल कैसे करेगा पूरा जिस्म? अब खून ऑक्सीजन लेके आएगा, पूरे जिस्म तक पहुंचाएगा। उस ऑक्सीजन की मदद से उन कार्बोहाइड्रेट्स को, जिनमें ग्लूकोज शामिल है, उसको बर्न किया जाएगा। उसको बर्न करने से हमें एनर्जी मिलेगी। ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में शामिल है। Every living organism need oxygen and food for respiration.
फूड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज दैट कम्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है, उसमें से ग्लूकोज मौजूद होता है। और ऑक्सीजन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वी ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है? खून के चलाने का इंतजाम जो सर्कुलेटरी सिस्टम पे रहता है, उसमें दिल है और खून की नालियाँ शामिल हैं। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल। हमारे जो सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन और खाना हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हमारा खून का निज़ाम पहुंचाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वे ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑक्सीजन से मिलके एनर्जी रिलीज करते हैं। आसान अल्फाज में जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट्स को जलाया जाता है सेल्स के अंदर, बाकायदा आग नहीं लगाई जाती, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो एक तरह से जलने का प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर गिवन ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट। ये जब हमारा ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट मिलके जलते हैं तो नतीजे में क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये देखें, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिले और नतीजे में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? वापस फेफड़ों में जाती है ताकि वहाँ से निकल जाए। ये वाटर कहाँ जाता है? ये किडनीज तक चले जाता है वापस, ताकि वापस से सफाई हो जाए उसकी, उसमें से फजूल चीज़ें हैं वो निकल जाए। और एनर्जी निकलती है जो कि सेल इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से आती है? नाक के नथनों या मुंह से दाखिल होती है, इसको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। उसके बाद फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स हलका हमारा जो है फेरिंग्स में आती है, लैरिंग्स में आती है। ये देखिए, लैरिंग्स और फेरिंग्स की मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये रहा नेसल कैविटी, नाक का हिस्सा, यहाँ से होके फेरिंग्स में आती है, ये ऊपर वाले से फेरिंग्स कहलाता है। और ये जो आपका नरखरा है ये लैरिंग्स कहलाता है। ये रहा लैरिंग्स, नरखरा। ठीक है। और वो नरखरा जो बिल्कुल बाहर को निकला हुआ होता है, जो गर्दन में होता है, तो लैरिंग्स है। उसके बाद जब फेफड़ों के अंदर घुस चुका होता है वो, यानी सीने की कैविटी के अंदर जाता है, तो वो ट्रैकिया कहलाता है। ये रहा ट्रैकिया। ओरल कैविटी, मुंह के जरिए से वो सांस जा रहा है, ओरल मुंह के जरिए से जा रहा है, उसको कहते हैं। ये नॉस्ट्रल्स होते हैं, नथने, वो तो कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? नेसल कैविटी बता दिया, फेरिंग्स बता दिया, लैरिंग्स बता दिया। सबसे ऊपर नेसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर आपकी जो है वो लंग्स आ जाते हैं। अब ये लंग्स जो हैं, ये दो लंग्स हैं हमारे पास। इन लंग्स को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो ये कि लंग्स का बेस का हिस्सा, ये इन्होंने एक डिफाइन किया हुआ है। एक लंग्स का वो हिस्सा जहाँ से कि वो ट्रैकिया से मिल रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकस। फिर लंग्स खुद, अच्छा डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम वो डब्बा है, वो खाना है जिसके अंदर लंग्स पड़े हुए हैं, यानी पसलियों के बीच का जो हमारा हिस्सा है, पसलियों के बीच में जो जो खला है वो डायफ्राम है हमारा। ये डायफ्राम में मसल्स होते हैं। ठीक है। ये मसल्स खींचते हैं नीचे की तरफ, तो उसकी वजह से लंग्स फूलते हैं। लंग्स खुद ब खुद नहीं फूलते, लंग्स खुद ब खुद नहीं फूल जाते। लंग्स के अंदर कोई मसल नहीं है जो इसको फुला रहे हैं, बल्कि एक वैक्यूम के अंदर हमारा डायफ्राम खींचता है और हमारी चेस्ट बाहर की तरफ खींचती है अपने आप को, तो लंग्स में खला में पैदा होता है। उस खला को भरने के लिए ऑक्सीजन अंदर जाती है। जैसे आप मुंह और नाक बंद करके सांस लेने की कोशिश करें, आपको यहाँ तकलीफ होगी बाकायदा। उसकी वजह क्या है कि आप वैक्यूम तो पैदा कर रहे हैं लेकिन ऊपर से ऑक्सीजन नहीं आने दे रहे। ऐसे करें, नाक मुंह बंद करके सांस लेने की कोशिश करें, तो आपको एक तकलीफ फील होगी बाकायदा सीने के ऊपर, क्योंकि आप लंग्स को तो खिंचवाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे वैक्यूम पैदा हो रहा है, लेकिन वैक्यूम को ऑक्सीजन से फिल नहीं कर रहे, लंग्स के अंदर एक पेन सा फील होगा आपको। ठीक है। तो फेफड़ों में कोई मसल नहीं है जो खुद ब खुद ऑक्सीजन को खींच रहे हैं, बल्कि फेफड़ों के इर्द गिर्द की जगहों पे वो मसल्स मौजूद हैं जो कि जगह को खुला करते हैं, तो उसकी वजह से फेफड़ों में सांस भरना शुरू हो जाता है। इसकी बड़ी आसान जो एक्सरसाइज है वो आपको पता है, एक बड़ा अच्छा सा प्रैक्टिकल लोग करते हैं। मैं देखता हूँ कि आपकी किताब में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। ये वाला प्रैक्टिकल, ये देखिए,
ये देखें आखिरी पेजेस पे दिया हुआ है, एक डब्बा बनाया उन्होंने, उस डब्बे को के अंदर एक कैपिलरी डाली है जिसका यहाँ से सुराख खुला हुआ है, लेकिन यहाँ से सब जगह से पैक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा नरखरा है, ये खुला हुआ है आगे से, मुंह के जरिए से खुला हुआ है, लेकिन ये जगह जो चेस्ट की कैविटी है ये अपनी जगह से पैक है हमारी। ये पड़े हुए उसमें लंग्स, और ये हमारा डायफ्राम है। ये इन्होंने क्या किया, नीचे वाला हिस्सा रबड़ का बना दिया। जब इस रबड़ को खींचेंगे उसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और हवा इसके अंदर दाखिल होगी, ये फूलता हुआ नजर आ जाएगा आपको। फिर डायफ्राम को वापस पुश करेंगे तो उसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसमें से हवा निकल के वापस बाहर चली जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म है कि डायफ्राम के खींचने और सुकड़ने की वजह से लंग्स जो है वो फूलते और सुकड़ते हैं। लंग्स के अपने अंदर कोई ताकत नहीं है कि वो फूलें और सुकड़ें। समझ में आ रही है बात समझ आ रही है? इसीलिए जब कोई शख्स पानी में डूब जाता है और उसका ब्रेन जो है वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि शायद अब मैं डूब गया हूँ, तो उसका शॉक में आ जाती है बॉडी, और बॉडी शॉक में आने की वजह से ब्रेन डायफ्राम को ये मैसेज देना बंद कर देता है कि तुम्हें फैलना और सुकड़ना है। हालांकि वो शख्स उस वक्त जिंदा होता है, दिमाग अभी जिंदा होता है, हार्ट काम कर रहा होता है, और अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो जिंदा हो जाए इंसान, जिंदा रहे मतलब। लेकिन शॉक होने की वजह से, जब डूबने का शॉक होता है ना किसी को, तो इंसान का ब्रेन उसके डायफ्राम को मैसेज करना बंद कर देता है कि तुमको फैलना और सुकड़ना है। तो लंग्स नहीं चल रहे होते और ऑक्सीजन जिस्म में नहीं पहुंच रही होती, तो इंसान थोड़ी देर में मर जाता है। उस सूरत में क्या किया जाता है, उस सूरत में ऐसे लोगों की नाक बंद करके मुंह के जरिए से फूंक मारी जाती है फेफड़ों में, या मुंह बंद करके नाक के जरिए से फूंक मारी जाती है फेफड़ों में जोरदार। उससे उनको नजर आता है बाकायदा कि उसके फेफड़े फूल गए, उनकी हवा गई ना, फेफड़े फूल गए। उसके बाद हाथों से उसके फेफड़ों को दबाया जाता है नीचे, फिर नाक या मुंह के जरिए से उसके सांस फूंकी जाती है। ये 3-4 दफा होने से क्या होता है कि उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, वापस आती है, ऑक्सीजन तो जा रही है ना, फेफड़े फूल रहे हैं तो कुछ ना कुछ हवा अंदर गई। हवा अंदर जाने से जो आपके सेल्स काम कर रहे थे ब्लड के सेल्स ऑक्सीजन कैरी करके ब्रेन तक जाते रहते हैं मुसलसल, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंची। जब ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंची तो ब्रेन शॉक से बाहर आया। ब्रेन जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से शॉक में पड़ा था, वो शॉक से बाहर आ गया, और जैसे शॉक से बाहर आया एकदम से उस बंदे को खांसी होती है ऐसे करके वो खांसता है, उसके मुंह से पानी निकलता है और वो वापस मिरेकल हो जाता है, जिंदा हो जाता है। आपको लगता है मरा हुआ जिंदा हो गया, वो मरा नहीं होता, असल में वो शॉक में होता है, उसकी बॉडी शॉक। लेकिन अगर उसको शॉक में छोड़ दिया जाएगा तो वो फिर मर जाएगा। तो ये जो है वो फर्स्ट एड इमरजेंसी CPR कहलाता है। और इसमें जो है वो आप इसमें एक काम और भी करना होता है, वो काम मैं अभी नहीं बता रहा आपको। उसमें आपको दिल को भी चलाना होता है। बाद वक़्त दिल भी धड़कना नहीं चाह रहा होता, दिल भी शॉक में आ जाता है, तो दिल को स्ट्राइक किया जाता है, धक 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 आर्टिफिशियली दिल को चलाया जाता है। करंट नहीं, करंट तो उसका नेक्स्ट लेवल है, वो तो आप इमरजेंसी में नहीं कर सकते ना, आपके पास कहाँ है करंट इतना जो आप उसको दे सकें, वो तो बहुत करंट देना होता है, और उसके वोल्ट कम होते हैं, उसका वो ज़्यादा होता है। उसको उसके दिल के ऊपर हाथ रख के बाकायदा ऐसे 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 दिल की धड़कन की तरह से उसको बाकायदा चलाना होता है। और वो काफ़ी मेहनत तलब काम होता है, थका देने वाला, सांस फूल जाता है कोई बंदा करे उसका। तो बाल वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो बाकायदा एक टेक्निकल काम है, उसको ऐसे हर कोई नहीं कर सकता। पर चले आप चढ़ के उसको तो ऐसा मार दिया, फेफड़े पंक्चर कर दिया आपने उसके, तो वो ज़ाहिर है जिसने सीखा हुआ उसको करना चाहिए, और हर एक को सीखना चाहिए। वापस आते हैं, ये है जो हमारा सांस लेने के निज़ाम में जो बुनियादी तौर मसल यूज़ होता है। मैंने बताया आपको कि वो फेफड़े खुद मसल नहीं हैं, फेफड़े मसल्स नहीं हैं, बल्कि मैंने क्या बताया आपको कि डायफ्राम जो है वो आपको हेल्प करता है फेफड़ों को सक करने के लिए। उसके मैंने आपको तजुर्बा भी दिखा दिया कि आप ये बना सकते हैं उसकी मदद से।
अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ट्रैकिया से निकल के लंग्स में जाता है, जो कहलाते हैं लंग्स के अंदर जो खाने होते हैं वो कहलाते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकियाई मजीद छोटे खानों में तकसीम होते हैं जिनको कहते हैं ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स मजीद छोटे छोटे से खानों में तकसीम होते हैं जो कहलाते हैं एल्वियोली या एल्वियोलाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब ये आपने यहाँ तक तो देख लिया। तो अभी आपको मैंने तो बता दिया कि ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया से ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स और एल्वियोली क्या होती हैं, ये मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जी, ये कुछ ये अंदर से इस तरह का मामला होता है। आप लोगों को नज़र आ रहे हैं आपके? अब्बास भाई, श्याम भाई, आपको नज़र आ रहे हैं कि देखें ट्रैकिया यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से लंग्स शुरू हुए, तो लंग्स के अंदर ऐसे ये सेक्शंस बने हुए हैं, नसें बनी हुई हैं, मतलब रास्ते बने हुए हैं। उन रास्तों के अंदर गोल 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 ये सैक्स हैं। ठीक है, ये सैक हैं। ये एक एक सैक जो है ना, एक एक एल्वियोली कहलाता है। ठीक है, एल्वियोलाई का प्लूरल है। तो ये एक एक सैक जो है वो अपने अंदर इस बात की सलाहियत रखता है कि उसके अंदर बहुत सारी खून की नसें मौजूद हैं, आने वाली भी और जाने वाली भी। ठीक है, इसमें ला के डंप कर रही होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से वापस लेके जा रही होती हैं ऑक्सीजन। और उसके लिए खून में ट्रक में कौन सा ट्रक इस्तेमाल होता है? खून में मुख्तलिफ तरह का ट्रक होता है ना, जो मुख्तलिफ चीज़ें कैरी कर सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैरी करने वाले ट्रक का क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन। खून के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं, खून किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। खून जूस है, अपना सिरप है, खून पानी नहीं है। जैसे कि आप अगर मैं कहूँ मिल्क शेक है खून, तो मिल्क शेक में क्या क्या होता है? पानी भी होता है, केला भी होता है, दूध भी होता है, चीनी भी होती है, पता नहीं और भी कुछ चीज़ें होती हैं। इस तरह खून में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, खून के अंदर जो है प्लाज्मा है, खून के अंदर बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें से खून के अंदर एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो खून के अंदर एक पार्टिकल है जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके वापस छोड़ना, ऑक्सीजन कैरी करके लेके आना। ठीक है, हाँ, अजीब ही नाम होगा जब दूसरी जबान में होगा तो। ठीक है, ये फिर देखें जी, ये दूसरी तस्वीर देखें, ये एक और तस्वीर आ रही है कि ये जहाँ से ब्रोंकस से शुरू हुई कहानी, ट्रैकिया ख़त्म हुआ ब्रोंकस से। ये जो छोटी नालियाँ हैं ये ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं, और फिर ये जाके ये एक एक ब्रोंकियोल जो ख़त्म हो रही है वो एल्वियोली पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, ये सैक्स हैं, ये सैक्स हैं जिसके अंदर क्या ऑक्सीजन जमा होती है, ऑक्सीजन टच होती है। इसमें जगह 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 नालियाँ हैं, खून की नालियाँ हैं, उनमें ऑक्सीजन जज्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और जब आपको नज़ला होता है, आपको तबीयत ख़राब होती है, म्यूकस बलगम भरा होता है, तो ये देखें ये ठीक से ऑक्सीजन जज्ब नहीं हो पाती इसमें, ये बलगम है। खांसी होती है तो ये बाहर आता है इस रास्ते से। ठीक है जी, इतना ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी तबीयत कैसी ख़राब है। तो वापस आते हैं हम। अजीब सा ही लगेगा दायरा, प्यारा तो नहीं लगेगा। तो अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं हम जल्दी से। मैंने आपको ये बता दिया कि ये किस तरह से नॉस्ट्रल से फेरिंग, फेरिंग से लैरिंग, लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल से एल्वियोली तक जाती है। ठीक है, ये बताना होगा आपको, इसका टेस्ट होगा आप लोगों का। और कैसे डायफ्राम की मदद से लंग्स मूव करते हैं बताना होगा आपको। अगला टॉप पेज देखते हैं। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज। एक ब्रीदिंग का अमल है, सांस लेने का अमल है, और एक गैसेस के एक्सचेंज का अमल है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना और ऑक्सीजन का अंदर जाना। व्हाट इज ब्रीदिंग? कैन यू स्टे अलाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अबाउट वन डे? एक दिन आप खाने पीने के बगैर अंदर रह सकते हैं? यस, द एक्सपेक्टेड आंसर इज यस वी कैन। हाँ, ये समझा जाएगा कि हाँ हम रह सकते हैं। कैन यू स्टे अलाइव विदाउट ब्रीदिंग इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? योर आंसर शुड बी नो वी कैन नॉट। क्या आप थोड़ी देर के लिए बगैर सांस लिए अंदर रह सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, हम नहीं रह सकते। थोड़ी देर मतलब एक आध दिन, 2 दिन, एक आध घंटा, आधा घंटा। ओके, वी ब्रीथ थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से सांस लेते हैं। एज यू ऑब्जर्व इन फिगर 1.7, 1.7 कौन सी थी जो पीछे गुजर गई? वही थी आई थिंक।
द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू विच द ऑक्सीजन एंटर द बॉडी, वो सारे आपने देख लिया कि ऑक्सीजन किन रास्तों से एंटर होती है, नाक से होती हुई, फेरिंग्स, लैरिंग्स, पूरा वो जो प्रोसेस था हमने देखा. In order to make breathing possible, the function of following parts is very important. ये चीजें बड़ी अहम है ब्रीदिंग के लिए. क्या? रिब केज क्या होती है? ये आपकी पसलियों का हिस्सा, जो मैंने ही बताया आपको. कलेक्शन ऑफ बोन्स दैट प्रोटेक्ट द डेलिकेट लंग्स, ये पसलियां जो हमारी पूरी हैं, ये हमारे लंग्स को महफूज भी रखती हैं और ये भी फैल के लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भरने का बायस बनती हैं. डायफ्राम एक मसल्स की शीट है जो इस पूरे हिस्से पे चढ़ी हुई है. वो मसल जो है वो फैलाता है इस हिस्से को और ये सुकेड़ता है हिस्से को. फैलाने से हम सांस अंदर भरते हैं और सुकेड़ने से हमारा खुद ब खुद सांस बाहर निकलता है. फिर थोरेकिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, ये पूरा जो थोरेक्स कहलाता है, जो बॉडी का अपर पार्ट होता है. हेड, थोरेक्स और लेग्स का कॉम्बिनेशन होता है ना मुख्तलिफ जानवरों में, कीड़ों में. तो थोरेक्स जो है हमारा अपर बॉडी कहलाती है. चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है. उसमें उस चेस्ट कैविटी के अंदर पसलियां भी शामिल हैं, उस चेस्ट कैविटी में डायफ्राम भी शामिल है. अच्छा जी, अब ये बता रहे हैं देखिए आपको कि हवा कैसे अंदर जाती है. ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी. ये तो आसान सी बात है कि सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होते हैं. ब्रीदिंग किसे कहते हैं? सांस लेने के अमल को. उसमें दो प्रोसेस होते हैं. टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड इज कॉल्ड इनहेलेशन, सांस अंदर लेने को इनहेलेशन कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है. गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है उसको एक्सहेलेशन कहते हैं. एक्सहेल करना, इनहेल, एक्सहेल, ठीक है. एयर ड्रॉज इन, रिब केज बाहर खुलता है, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होता है और डायफ्राम ऊपर होता है, रिब केज वापस अपनी जगह पे आता है, तो एयर फोर्स आउट होती है, बाहर निकल आती है. ठीक है, ये बात हो गई हमारी. बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया. गैस एक्सचेंज कहाँ होती है? एक काम है ब्रीदिंग का अमल. ब्रीदिंग का अमल है फेफड़ों के जरिए से हवा अंदर जाना, फेफड़ों के पिचकने से हवा का बाहर आना, फेफड़ों के फूलने से हवा का अंदर जाना, फेफड़ों के पिचकने से हवा का बाहर आना, ये ब्रीदिंग कहलाती है. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे, बल्कि अभी एक काम बाकी है. कौन सा? गैस एक्सचेंज. ब्रीदिंग तो हो गई, हवा अंदर तो चली गई, अभी गैस एक्सचेंज का अमल बताना बाकी है. गैस एक्सचेंज कहाँ होती है? गैस एक्सचेंज होती है एल्वियोली में, एल्वियोलाई भी कहलाती है. ठीक है, एल्वियोली के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन कांटेक्ट में आती है खून के साथ. व्हेन द एक्शन ऑफ डायफ्राम, रिब केज एंड थोरेकिक कैविटी, ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर कम इनसाइड द एल्वियोली. जब इन तीन की एक्टिविटी की वजह से ऑक्सीजन एल्वियोली के अंदर घुसती है, तो हाउ डज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली डिफ्यूज इन द ब्लड, ये ऑक्सीजन ब्लड में कैसे शामिल हो जाती है? ब्लड कैपिलरीज, खून की बारीक बारीक नालियां, उनमें कैसे शामिल हो जाती है ऑक्सीजन? हाउ डज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेज इनसाइड द एल्वियोली, और जो कार्बन डाइऑक्साइड खून के अंदर शामिल होती है वो कैसे फेफड़ों के अंदर निकल आती है? ये गैस कैसे हो जाती है बाहर? ये खून में ऐसा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ड्रॉप हो जाती है और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है? You have already studied the structure of alveoli, मैंने अभी दिखा भी दिया आपको. Alveoli have a microscopic structure consisting of single cellular layer, बहुत बारीक सी झिल्ली होती है alveoli के ऊपर, जिसके पीछे खून की नालियां होती हैं. They are completely surrounded by blood capillaries, ये मुकम्मल तौर पे घिरी हुई होती हैं खून की बारीक बारीक नालियों से. When oxygen enters inside the alveoli, the diffusion process occurs. Diffusion कहते हैं गैस का एक एनवायरनमेंट से दूसरी एनवायरनमेंट में दाखिल होना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होना, डिफ्यूजन कहलाता है. ठीक है, जैसे आप कैन का स्प्रे करते हैं ना, तो कैन में से हवा में गैस एंटर होती है, फिर हवा के अंदर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक वो गैस ट्रैवल करती है और हमारी नाक तक आती है, हमें खुशबू महसूस होती है. तो यूँ गैस का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रैवल करना. चूँकि बहुत बारीक झिल्ली होती है एल्वियोली की, तो उसमें से ऑक्सीजन घुस के खून की नसों के अंदर आ जाती है. और खून की नसों में क्या मौजूद होता है? खून के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है? हीमोग्लोबिन. ओके, खून के अंदर एक हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से खून जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजन. तो यहाँ कैपिलरीज होती हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, जो कि हाई लेवल कैपिलरीज होती हैं, डिफ्यूजेज इनटू एल्वियोली.
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज में से एल्वियोली में आ जाता है। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस भी दिखाया हुआ है, देखें ज़रा डायग्राम में, देखें इधर देखें, ये आ रही है दिल से और ये जा रही है दिल को, दिल से दिल को राह हो रही है, ठीक है जी। और ये ऑक्सीजन जो है वो शामिल हो रही है ब्लड में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ रही है एल्वियोली में, ठीक है, बात समझ में आई। जैसे कि गंदे कपड़े को सर्फ के पानी में डाल के निकालेंगे तो गंदगी पीछे रह जाएगी और सर्फ की खुशबू अंदर आ जाएगी, है ना। यही तरह से जब सांस लेके जाएंगे फेफड़ों में तो ऑक्सीजन को वो छोड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर आ जाएगा। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? इन छोटी छोटी सैक्स में, छोटी छोटी पाउचेस में, जो कैल्वियोली कहलाती हैं, और इनके अंदर बहुत सारी खून की नालियाँ होती हैं जिसके अंदर ये काम हो रहा होता है। बस ये आसानी से समझ लें। तो अब यही पूरा प्रोसेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब रीच करती है एल्वियोली में, इट मूव्स टुवर्ड्स ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंक्स, लैरिंक्स से फेरिंक्स, और फिर फाइनली नाक के जरिए से बाहर निकल जाती है। तो वही प्रोसेस यहाँ से आई, आपने दबाया अपनी फेफड़ों को तो वो होती हुई बाहर आ गई। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल्स रिएक्ट्स विद फूड टू गिव एनर्जी, और खून इस सारी ऑक्सीजन को सारी जगह पहुंचा देता है जहाँ पे कि वो एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प करता है। और ये जो है वो आपका एक्टिविटी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। सांस लेने का अमल हमने अच्छी तरह समझ लिया। ये कोई चाहे तो अपने घर में बना के देखे और देखें किस तरह से फेफड़े मूव करते हैं। और मैं आपका टेस्ट जो लूँगा, आप लोगों का ख्याल रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के भी सारे पार्ट्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए और हर पार्ट का प्रोसेस पता चले। पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और उसमें ये चीज़ ये करती है, ये चीज़ ये करती है, हर चीज़ का काम पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा आपको रास्ता ही पता होने चाहिए, ठीक है। और डायग्राम बनानी आनी चाहिए, ये वाली डायग्राम भी बनानी चाहिए जिसमें हम नाक से, चाहे आप पूरा बंदा नहीं बनाए लेकिन ये रास्ता बनाए, यानी आपने ये बनाया वो ऐसे करके, और फिर आपने लंग्स बनाए वो, लेकिन डायग्राम साफ सुथरी बनाइएगा, सही, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ। बंदे के बाल वाल नहीं बनाए कोई भी, लेकिन ये बनाए कि यहाँ से सांस दाखिल होता है, ये जो है वह आपका फेरिंक्स है, ये लैरिंक्स है, ये ट्रैकिया है, ये पूरा आपको बनाना है, ठीक है। और फिर आपको ये बताना है कि ये लंग्स का क्या काम है, एल्वियोली कहाँ होती है, ब्रोंकाई किसे कहते हैं, ब्रोंकियल्स किसे कहते हैं, एल्वियोली क्या होती है, ये पूरा आपको बताना है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होती है, किस जगह एक्सचेंज होती है, एल्वियोली में खून की बहुत सारी नालियाँ होती हैं, वहाँ पे गैस एक्सचेंज किस तरह से हो रही है, ये सब बताना है आपको। ये टेस्ट में आपके आएगा इंशाल्लाह। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मुश्किल तो नहीं है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले चैप्टर के साथ, जिसका कि क्या नाम है, जिसका नाम है जनाब बर्निंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस आ रहा है। और आगे चलिएगा। अच्छा, कुछ बीमारियां भी आ रही हैं, ओके, ये भी अभी कर लेते हैं कवर, थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से हम कवर कर लेते हैं कि ब्रीदिंग और बर्निंग प्रोसेस में क्या फ़र्क है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि सांस लेने के अमल में गैस एक्सचेंज होता है, ओके, फिर क्या होता है, डू ब्रीदिंग एंड बर्निंग डिफर फ्रॉम ईच अदर, डू यू नो ब्रीदिंग प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बर्निंग प्रोसेस टू बर्न द फूड। मैंने बताया था ना कि खाना जब सेल्स में पहुंचता है तो उस खाने से एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की मदद से उसको बर्न किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न किया जाता है। तो दोनों में फ़र्क बताते हैं। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जिस्म से आप कर रहे हैं, बर्निंग एक केमिकल प्रोसेस है, सेल्स के अंदर हो रहा है। ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रही है, बर्निंग जो है वो सेल्स में हो रही है बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए। ब्रीदिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए है, बर्निंग की मदद से एनर्जी पैदा होती है, यानी जो जो सेल्स के अंदर बर्निंग हो रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ब्रीदिंग के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है, केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, जबकि बर्निंग के अंदर जो है वो बहुत से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं
वो मिलके हमारे सिस्टम को बर्निंग करके एनर्जी रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। सांस की कुछ बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा। सांस की कुछ कॉमन बीमारियां जो हैं वो खांसी है, कॉमन कोल्ड है, एस्थमा है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, नमोनिया है और लंग कैंसर है। ठीक है, वो क्या होता है? ठीक है, कोल्ड क्या है, जुकाम क्या है? कोल्ड इज अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या हुआ कि नाक हो गई, हलक हो गया और फेफड़ों के ऊपर वाला हिस्सा हो गया। द मेन कॉज ऑफ कोल्ड इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से होता है कोल्ड आमतौर पे। इसमें जो है वो सोर थ्रोट, कफ, कंजेशन, हल्का सर में दर्द, स्नीजिंग, वाटरी आइज, लो ग्रेड फीवर, माइल्ड फटीग, ये सब कुछ होता है। गला ख़राब हो रहा होता है, खांसी हो रही होती है, कंजेशन यानी सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, फंसा फंसा, माइल्ड हल्का सा सर में दर्द होता है, छींकें आती हैं, आंखों में पानी आ रहा होता है, थोड़ा बहुत फीवर होता है, थकावट होती है, फटीग, थकावट। देर इज़ नो क्योर फॉर द कोल्ड। कोल्ड की कोई दवा नहीं है। क्योर का मतलब यहाँ जो लिखा है इसका मतलब यहाँ हम समझिए मानेंगे कि क्योर की कोई कोल्ड की कोई दवा नहीं है, जुकाम की कोई दवा नहीं है, क्योंकि जुकाम आमतौर पे वायरल होता है और वायरस की कोई दवा नहीं होती। वायरस जिस्म खुद ही वक्त के साथ मारेगा, वायरस किसी दवा से नहीं मरता। वैक्सीन आपके जिस्म के अंदर एक अधमुआ वायरस दाखिल किया जाता है ताकि आपके जिस्म को उस वाले वायरस से लड़ने की आदत रहे। जब पहली दफ़ा वो वायरस आपके जिस्म में घुसे तो आपको नया ना लगे, क्योंकि जब नया नया कोई वायरस घुसता है तो वो काफ़ी देर तक जिस्म को तंग करता रहता है। जब वो वायरस पुराना हो जाता है तो जिस्म जल्दी उससे रिकवर कर जाता है। तो वैक्सीन क्या होती है कि एक अधमुआ वायरस आपके जिस्म में डालते हैं ताकि आपकी बॉडी को हल्की सी बीमारी हो और जल्दी से आपका जिस्म उस पर रिकवर भी कर दे और जिस्म को आदत हो जाए, अच्छा ये भी एक वायरस आता है, इससे भी लड़ना होता है। तो ये वैक्सीन होती है। वैक्सीन में वो अधमुआ वायरस जिस्म में दाखिल किया जाता है ताकि जिस्म को उससे लड़ने की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा जी, कहाँ थे ये, कैसे पीछे आ गया, पेज गलत हो गया जी। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। सिम्टोमेटिक का मतलब जो आपको बज़ाहिर मसले हो रहे हैं उनको उनका हल निकाल लें। अगर आपकी को बुखार हो रहा है तो बुखार की दवा ले लें, इससे ज़ुकाम नहीं जाएगा। खांसी हो रही है तो खांसी को रिलीफ करने के लिए पानी ज़्यादा पी लें और ताकि स्टीम वगैरह ले लें, लेकिन उससे वो नज़ला ख़त्म नहीं होगा, वो अपने वक्त से ख़त्म होगा। आम तौर पे जो नॉर्मल वायरस होते हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर खुद ही रिकवर हो जाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात अपनी जगह करें, ठीक है। अब इन्होंने कहा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी जो बज़ाहिर आपको आसार नज़र आ रहे हैं तकलीफ़ के, उनको आप ट्रीट कर लें। जैसे हलक के लिए आप जो है वो लॉजेंजेस ले लें, थ्रोट स्प्रे ले लें, कफ ड्रॉप्स, कफ सिरप ले लें। होता है ना खांसी हो रही है, कफ सिरप ले लेते हैं, उससे थोड़ी सी ब्रोंकाई एक्सपैंड करके थोड़ी सी सुकून मिल जाता है, लेकिन वो उसका इलाज नहीं है, वो सिर्फ वक्ती आराम देने के लिए चीज़ें होती हैं। गार्गलिंग विद सॉल्ट वाटर में हेल्प दीज विद सोर थ्रोट। नमक के पानी से गरगरे करने से फ़ायदा होता है। ये दवा होती है। ट्यूबरक्लोसिस भी एक फेफड़ों की बीमारी है। टीबी नाम सुना होगा आपने, पहले टीबी का इलाज नहीं होता था। टीबी डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डायरेक्ट फेफड़ों के अंदर होती है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा? अब्बास भाई आप बताएंगे। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होगा कि नाक, हलक, ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, इसमें ये चीज़ों में गड़बड़ होगी। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होगा कि फेफड़ों का मसला है। जिगर तो इसमें है ही नहीं, फेफड़ों में जिगर कहाँ से आ गया? इस क्लास में थे, आज की क्लास में आप थे, जिगर की तो बात है। जिगर तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली क्लास में आना था। जिगर लीवर को कहते हैं। जी, तो टीबी जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी है और इट इज़ एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज़। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया लगता है, खुद ब खुद पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सर्दी लग गई तो टीबी हो गया। सर्दी से बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा, बात समझ रहे हैं मेरी? सर्दी से आपको वायरल एक्टिविटी या बैक्टीरियल एक्टिविटी आपकी बॉडी में हुई भी थी पहले से, तो सर्दी लगने की वजह से जिस्म कमज़ोर हुआ, उससे वो फैल गई ज़्यादा,
उससे पहले पहले जिसे मुझसे लड़ रहा था, तो ये ज़रूर हो सकता है। बाद औक़ात सर्दी लगी और आपको लगा कि उसके बाद टीबी हो गया मुझे, तो सर्दी से टीबी नहीं हुआ, बल्कि सर्दी की सूरत में आप कमज़ोर हुए, उस कमज़ोरी की वजह से उस टीबी को फैलने का मौका मिल गया। उससे पहले पहले जिसम मुझसे लड़ पा रहा था, अब वो ज़्यादा फैल गया और लड़ नहीं पा रहा जिसम। तो बाल ये जो टीबी है वो होता है बैक्टीरियल वजूहात की बिना पर, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इस बैक्टीरिया का नाम है, जिससे लंग्स डैमेज होते हैं, खांसी बहुत होती है, बुखार आ जाता है। एक बंदे दूसरे बंदे में ये पहुंचता है उन सिक्रीशन से जो नाक से निकलती हैं, खांसी से बाहर आता है बलगम, आप जोर से करके खांसी दूसरे के मुंह तक जाए, या आपके हाथ पे लगे, आप हाथ लगा दें दूसरे बंदे के, उससे टीबी फैल सकता है। सिम्टम्स जो आसार हैं टीबी के, वो खांसी है, और कभी कभी उसमें बलगम के साथ खून भी आता है, लेकिन हर दफ़ा खून आने का मतलब टीबी नहीं होता। बाद वक़्त खांस खांस के गला इतना सूख जाता है कि नॉर्मल खांसी में भी खून आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि खून का मतलब टीबी ही हो। चेस्ट में पेन होना, बहुत कमज़ोरी हो जाना, वज़न का गिरने लगना, चेस्ट बहुत लंबी चलती हो, खांसी बहुत लंबी चलती है, महीनों चलती है टीबी के अंदर, ख़त्म नहीं होती। नाइट स्वेट्स, रात को बहुत पसीने आना। टीबी जो है वो ट्रीटेबल है, टीबी की बाकायदा दवा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले नहीं होती थी। और जो है वो आम तौर पे गरीब लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। जिस्म कमज़ोर है ना, तो ये बैक्टीरिया जड़ पकड़ लेता है। जिस्म कमज़ोर नहीं है तो जिस्म उससे खुद ही रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत खांसी होती है, आपकी बॉडी खुद ही उसको किल कर देती है, लेकिन आपके जिस्म में कमज़ोरी होती है तो बॉडी उसको किल नहीं कर पाती। इसी तरह से एक और सांस लेने की बीमारी है, जिसका नाम है, आखिरी टॉपिक है हमारा आज का, इसका नाम है एस्थमा। एस्थमा भी एक बीमारी है, आमतौर पर लोग जो होते हैं वो इसको नहीं कितना कंसिडर करते। एक बड़ी ज़बरदस्त सीरियस क्रॉनिक डिजीज़, लंबा अरसा चलने वाली बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सांस लेने की, एयरवेज की, जो सांस के रास्ते हैं उनकी बीमारी है। एस्थमा में ब्रोंकाइल ट्यूब्स आर ऑलवेज इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेम का मतलब होता है सूजी भी होती हैं। इन्फ्लेम का अगर मतलब बताऊं तो पता है क्या होगा, कि अगर आपकी किसी के मुंह पे मुक्का मारे तो मुंह सूज जाता है, तकलीफ में चीज़ सूज जाती है, हमारे जिस्म में ख़ास बात है। जब तकलीफ होती है ना उसको, जब वो चाहे फिजिकल तकलीफ हो या जहनी तकलीफ हो, किसी को जहनी तकलीफ हो उसका मुंह सूज जाता है ना, मतलब कहते हैं क्या इतना मुंह क्यों सूजा हुआ है, फूला हुआ क्यों है ना। असल में एक्चुअली जिस्म के अंदरूनी हिस्से तकलीफ में सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, अब अगर सांस की नाली तकलीफ की वजह से फूल जाए तो सांस लेने में मुश्किल होगी, सांस ही नहीं आएगा, है ना। खुल नहीं रही, बंद हो गई, उसके फूलने, उसके मोटे होने की वजह से, उसके फूलने की वजह से नाली बंद हो गई। फूलने का मतलब ये नहीं हो रहा कि नाली खुल गई, बल्कि उसके फ्लेम्ड होने की वजह से फेफड़ों की जो गोश्त एक्सपैंड हुआ, उसकी वजह से नाली बंद हो गई सांस लेने की, सांस नहीं आ रहा होता, ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, तो आम तौर पे ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, ये किसी के से अपने वालिदैन से ही आती है जिसमें इंसान के, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी वालिदैन से बच्चों में आती है। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है, या अक्सर कोल्ड से, बहुत दफ़ा ह्यूमिडिटी से या पॉल्यूशन से, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे होती है। तो अपने जिस्म के अंदर फिर आपको एक ऐसा केमिकल डालना पड़ता है, फेफड़ों तक पहुंचाना पड़ता है, जो उस इन्फ्लेमेशन को कम कर दे। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डालनी पड़ती है। जब इन्फ्लेमेशन से वो जगह सूज रही है तो इन्फ्लेमेशन से वो वापस से सुकड़ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस नहीं आ रहा होता। अदर सिम्टम्स, चेस्ट टाइटनेस और पेन, सीना जकड़ा हुआ उसमें दर्द होना, क्रॉनिक कफिंग, मुस्तकिल रहने वाली खांसी, वीजिंग साउंड, ये वाली आवाज़ें सांस लेते हुए। एस्थमा का इलाज आसान नहीं है क्योंकि इनहेरेंट डिजीज़ है, लेकिन सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है दवा की मदद से। इसमें इन्हेलर इस्तेमाल होता है, इन्हेलर समझते हैं, वो एक स्प्रे होता है, पंप होता है, उसको पंप रख के ऐसे सांस लेते हैं ताकि वो दवा डायरेक्ट फेफड़ों में घुसे। उसको हर वक्त अपने पास रखना होता है, क्योंकि अगर अचानक से स्वेल कर गई ये फेफड़े की नालियाँ और वो बंद हो गई तो फिर आप वहाँ मर भी सकते हैं। ऐसी जगहों पे जाना अस्थमा के पेशेंट्स के लिए सही नहीं होता जहाँ पे कि पोल्यूशन ज़्यादा हो, डस्ट ज़्यादा हो, एलर्जी फील हो उनको, पॉलन ज़्यादा हो, या रश बहुत ज़्यादा हो तो सांस नहीं आ रहा होता। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ वजह से ट्रिगर होता है, तो ये देखना पड़ता है कि उस बंदे को क्यों ट्रिगर हो रहा है। बाद लोगों को, जैसे मैंने कहा, बाहर के मौसम में समय होता है, क्योंकि बाहर में पॉलन आई हुई होती है, पॉलन जैसी जाती है ना, वो बारी बारी ज़रात होते हैं, पॉलन जैसी सांस के साथ जाती है उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। बाद लोगों को सख्त सर्दी में ज़्यादा इस्तेमा हो रहा होता है, क्योंकि खुश्की के साथ उनको इस्तेमा होता है। बाद लोगों को तरी के साथ इस्तेमा होता है, जब ज़्यादा वो होती है
ह्यूमिडिटी होती है, फिर तो ये जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है ना, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पेशेंट, आपको किस तरह का एलर्जिक रिस्पॉन्स है। उसी तरह की फिर आपको दवाइयाँ रिकमेंड की जाती हैं, उसी तरह का आपको इन्हेलर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल नहीं, परसों टेस्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।